नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कांग्रेस की आज पूरे हिंदुस्तान में जो हालत है वो उसकी अपनी ही बनाई हुई है। उसके अपने इनडिसीजन या फिर उनकी गुटबाजियां, अंतर्द्वंद, अपनी अंदर की राजनीति और कहीं ना कहीं उनके जो ब्लंडर्स थे, भले वो भ्रष्टाचार के थे, परिवारवाद के थे या बाकी थे, वो एक वजह बनी कि उनका स्पेस जो था वो क्षेत्रीय पार्टियों ने हथिया लिया। और थोड़े बहुत राज्य बचे हैं जहां पर अभी भी कांग्रेस एक शक्ति के रूप में नजर आती है। इसमें कर्नाटक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और छुटपुट रूप से कहीं और भी। पंजाब अच्छा उनका राज्य था, वो भी उन्होंने गवा दिया। इसके अलावा कुछ और राज्य हैं जहां पर उनकी प्रेजेंस अभी भी फॉर्मिडेबल है। हिमाचल है, हरियाणा है, हालांकि हरियाणा में उनकी सरकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस को एक संजीवनी की जरूरत है, अपने पुराने चाल चलन को बदलने की जरूरत है। और खास तौर से कर्नाटक हमेशा ही एक ऐसा स्टेट बना है कांग्रेस के लिए जिसने उसको पुनर्जीवित किया है। यही हमारा आज का विषय भी है। और इसी विषय पर बात करने के लिए, इससे पहले कि मैं पृष्ठभूमि दूं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूं। दर्शक मित्रों, हमारे साथ हैं वरिष्ठ विश्लेषक, गुजरात से जुड़ रहे हैं योगेश चुटगर जी। बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका। हमारे नमस्कार। साथ हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वैसे तो मुंबई से हैं लेकिन आज मुंबई से बाहर हैं, तो किसी और शहर से, तो वहां से जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और मेहमान जो जल्दी जुड़ने वाले हैं, जब वो जुड़ेंगे तो उनको हम कनेक्ट कर लेंगे। कर्नाटक इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वहां पर इस बार कांग्रेस बहुत सालों के बाद एक फॉर्मिडेबल सिचुएशन में नजर आ रही है। सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार की जो जोड़ी है वो काफी अच्छा कर रही है। और जो उन्होंने दो लिस्ट इशू की हैं अब तक, 124 की और करीब करीब 42 लोगों की, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो वादा किया था कि करीब करीब 53 लिंगायत को वो सीटें देंगे, तो 44 को ऑलरेडी वो दे चुके हैं। ये वादा उन्होंने लिंगायत के मठ को किया था। और इससे करीब करीब इतनी ही सीटें वोकालिंग जो होती है, दूसरी जो जाति है, उसको भी दे रहे हैं। मुस्लिम्स को दी हैं, महिलाओं को भी दी हैं काफी सीटें उन्होंने। तो लेकिन असली मुद्दा तब निकल के आता है जब बीजेपी की लिस्ट आती है 189 की, जहां पर सबसे पहले उन्होंने एक चाल चली थी कि जो माइनॉरिटीज के लिए जो वहां पर 4% का रिजर्वेशन था। अब ठीक है, नौकरी में नहीं तो, लेकिन शिक्षा में तो चलता ही है ना। शिक्षा में बच्चे तो होते ही हैं अल्टीमेटली, वो स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो उनके पास 4% की जो रिजर्वेशन थी, जो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्टा के लिए थे, माइनॉरिटीज के लिए, वो छीन ली गई उनसे। और 2-2% लिंगायत और वोकालिंग को दे दी गई थी। लेकिन इस लिस्ट के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है। मैं अमूल और नंदिनी के विवाद पर बाद में आऊंगा। वो ये इस लिस्ट में निकल के आई है कि ये गुजरात मॉडल को वहां पर रेप्लिकेट किया गया है कर्नाटक में। यानी कि जैसे कि रूपाणी साहब को कहा गया था कि आप चिट्ठी लिख के दो कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे, यहां भी कई लोगों को चिट्ठी लिख कर दी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती समय के बड़े नेता जगदीश शेट्टर साहब, जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और ईश्वरप्पा, कि आप बाहर चले जाइए। और हालांकि जगदीश शेट्टार की उम्र इतनी नहीं है कि उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए, लेकिन ईश्वरप्पा से यह कहा गया कि आप 75 वर्ष के हो जाएंगे इस साल, तो आप लिख कर दीजिए। उन्होंने लिख कर तो नहीं दिया, आप बाद में थोड़ा फोर्स के अंदर आके लिखा। लेकिन उसकी नाराजगी हुई कि जिस जगह से वो आते हैं, शिवमोगा से, वहां की जो नगर निगम है, वहां के 19 सदस्यों ने आज त्याग पत्र दे दिया, जिसमें वहां के मेयर और डेप्टी मेयर हैं, जो कि ईश्वरप्पा के बहुत ही वफादार हैं। इसके अलावा एक लक्ष्मण सावड़ी है, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, उनके भी टिकट कटा है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है कर्नाटक में, वो कमाल की बात है। अगर 16% की आबादी लिंगायत की है और 15% की आबादी अगर वोकालिंग की है, तो 14% की आबादी मुस्लिम्स की है। और अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां पे क्रिश्चियंस की है और थोड़ा बहुत उनकी सिख लोग भी हैं।
लेकिन कमाल की बात यह है कि येडियुरप्पा की मिनिस्ट्री में कम से कम एक मिनिस्टर ऐसा था जो मुस्लिम था, जो उन्होंने 20% जो टोटल माइनॉरिटीज है वहां पर, उनमें से एक दिया था। लेकिन बासवराज बोम्मई ने एक भी किसी माइनॉरिटीज को वहां पर मंत्री पद में नहीं लिया, ना सिख, ना ईसाई, ना मुस्लिम। और 189 की जो लिस्ट आई है इस समय बीजेपी की, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी क्रिश्चियन नहीं है, एक भी सिख नहीं है। आप सोच सकते हो कि क्लीन। और तो और एक नई चीज निकली है उसमें, 7 से 8 वो आरएसएस के, वीएचपी के फायर ब्रांड लोग हैं हिंदुत्व के, जिन्हें टिकट दिया गया पहली बार। आप सोच सकते हैं कि ये कहां है। उनको भी टिकट दिया गया। वो एमएलए जो विधान सुधा में बैठकर, वहां विधानसभा को विधान सुधा कहा जाता है कर्नाटक में, दर्शक मित्रों मैं आपको बता दूं, कभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूं, विधान सुधा ही कहा जाता है। वहां पर एक एमएलए बीजेपी की जो अश्लील चित्र देख रहे थे, फॉरेन मूवीज देख रहे थे, उनको भी टिकट दिया गया वहां पर। इसके अलावा वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, एक चंद नीलकांत हैं, जो काफी समय पहले एक केस में तड़ी पार थे, उनको भी टिकट दिया गया है। वो भी हमारे सामने ये सूचना है इस बारे में। 30 शेड्यूल कास्ट, 16 एसटी और 35 ओबीसी। और वहां पर प्रमुखता से बताते हैं कि ये लिंगायत इतने हैं और वोकालिंग इतने हैं। और लक्ष्मण सावड़ा वो भी कंट्रोवर्सी में आए थे, उनके बारे में भी ये सारा का सारा मुसीबत चल रही है। लेकिन जिस लेवल की बगावत है वहां पर बीजेपी में, जो अंतर्द्वंद है, हम कांग्रेस के अंतर्द्वंद की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी का अंतर्द्वंद इस पर बहुत बड़ा है। और मुझे लगता है कि ये विषय अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के लिए शायद वापसी हो सकती है। जेडीएस अभी तक थोड़ा सा, उनकी लिस्टें इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं आई हैं, लेकिन बीजेपी के जो लिस्टें आई हैं उससे बड़ी बगावत है। इस बीच अब हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं धनंजय कुमार जी आपके पास आता हूं। मैंने एक थोड़ी लंबी पृष्ठभूमि रखी है जो वहां पर हो रहा है, और अमूल और नंदिनी विवाद को हम बीच में जब जैसी मौका मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे। वो भी गुजरात मॉडल को लादने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बवेला मचा हुआ है। और एक किस्म से कहा जाए, जो ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, वो क्या कहते हैं कि गो बैक गुजरात, गो बैक गुजराती, इस टाइप का मिल रहा है। मतलब वहां पर कोई भी चीज गुजराती तो उसके प्रति एक क्या कहते हैं कि नफरत की भावना से देखा जा रहा है कि तुम हमारे यहाँ आके हमको हासिल करना चाहते हो, हम तुमसे ज्यादा समृद्ध राज्य हैं। ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी आस्था को, उनकी अस्मिता को चोट लग रही है, जो कन्नड़ अस्मिता होती है। धनंजय कुमार जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो एक औरा बना के रखा था मोदी जी ने और अमित शाह ने पूरे देश में अपने पार्टी के भीतर, वो धीरे धीरे टूटने लगा है और वो टूट रहा है। आमतौर पे ये रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई बगावत नहीं होती है, ऐसा महसूस किया गया पिछले 8-9 वर्षों में। लेकिन कर्नाटक मुझे लगता है उसकी शुरुआत है। तो ये कर्नाटक में एक तो अंतरकलह, आमतौर पे हम जब चर्चा करते हैं तो कांग्रेस के अंतरकलह पे चर्चा करते रहे हैं पिछले 9-10 सालों से। पहली बार ऐसा मुझे दिख रहा है कि कर्नाटक के अंतरकलह पे हम बात कर रहे हैं, और कर्नाटक में कई नेता हैं जो विरोध में खड़े हो गए। एक जो है, मैं देख रहा था कि पूर्व डिप्टी सीएम है लक्ष्मण सवादी करके, वो विरोध में खड़े हो गए, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और 53 जो है नए विधायक के लिए, विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए। 53 यानी 53 छठे हैं अब तक जो लिस्ट जारी हुई है उनमें। तो उनमें से बहुत लोग जो हैं वो मुझे लगता है विरोध में हैं, जो कि छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे विधायक होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे उस तरह से नहीं उभर पाते हैं। लेकिन आप याद कीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश में एक विधायक जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मोदी जी को बाकायदा मना कर दिया था। ये भी पहली बार हुआ था, और वहाँ स्थिति ये हुई थी कि बीजेपी हार गई वहां भी। जबकि वहां पे हिमाचल प्रदेश में विरोध जो है, या जो कहिए कि जो असंतोष है, इतना गहरा नहीं था। कर्नाटक में असंतोष बड़ा गहरा दिख रहा है, और इनकी रणनीति जो दिख रही है वो इसमें गौर कीजिए कि जो अभी जो सरकार के 2 मंत्री रहे हैं, एक आर अशोक हैं और एक सोमन्ना है, ये दोनों को 2-2 सीट पे लड़ाया जा रहा है। एक जो है, मैं देख रहा था कि आर अशोक जो है वो एक तो कनकपुरा सीट से लड़ रहे हैं जहां डी शिव कुमार लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट है पद्मनाभ नगर, वहां से भी लड़ेंगे। इसी तरह उनके मंत्री हैं सोमन्ना, वी सोमन्ना, वो भी 2 सीट से लड़ेंगे। एक वर्णा सीट से सिद्धारमैया के खिलाफ लड़ेंगे, और एक चाम नगर से
भी लड़ेंगे वो। तो ये 2 सीट से लड़ने की जो ये और खास करके जो महत्वपूर्ण नेता है विपक्ष के, उनके खिलाफ लड़ाने की परंपरा जो है अब शुरू की जा रही है। और ये एक्चुअली जिस व्यक्ति को, अशोक को डीके शिव कुमार के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, वो दोनों अच्छे मित्र हैं, मैं आपको बताऊं, और वो चुनाव में क्या बोलेंगे, और चूंकि वो उसके मालूम है कि शिव कुमार के आगे जितना मुश्किल है, तो या सिद्धा के सामने उनका जितना मुश्किल है, तो उनको एक सोलेस के रूप में एक सीट और दी जा रही है। ये कहानी बीजेपी के लिए थोड़ी नई लगती है, मैं आपको बताऊं। हाँ, नहीं, लेकिन ये देखिए, दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, जो जब चुनाव लड़ने आएंगे तो पुराने जमाने की बात तो है नहीं कि विरोधी पक्ष के नेता भी आमने सामने होते थे तो दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते थे और आशीर्वाद तक लेते थे। कई ऐसी घटनाएं हैं हमारे भारतीय चुनावी इतिहास में। लेकिन अब जो है चुनाव उस तरह से होते नहीं, अब तो एकदम दुश्मनी हो रही है। जिसे हमने पिछले खास करके 5 वर्षों में जो हमने देखा है कि विपक्ष को एकदम दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया गया राष्ट्रीय स्तर पे भी, और कर्नाटक में भी ये स्थिति है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कर्नाटक जो है अक्सर कांग्रेस के वापसी का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। आप याद कीजिए, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना हो, वहां से चिकमंगलुरु से लड़कर के वापस आई थी इंदिरा गांधी 77 के बाद। फिर देखिए कि जो है जब सोनिया गांधी मैदान में उतरी तो वो जो है बेल्लारी से लड़ी और सुषमा स्वराज लड़ने गई थी और कितना बावेला मचा था। उन्होंने कहा था मैं अपने बाल मुंडवा लूंगी अगर हार जाऊंगी तो। फिर भी वहां से हार गई, जबकि उनके रेड्डी बंधु और कौन कौन उनके बड़े सहयोगी थे सुषमा स्वराज के, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। अब फिर स्थिति बन रही है जहां कांग्रेस के लिए सवाल है जीवन मरण का प्रश्न है कि कांग्रेस अगर इस बार भी अगर नहीं आती है सत्ता में तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। चुनाव होगा भी या नहीं होगा, या होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, कुछ दिख नहीं रहा है। और स्थिति इतनी खतरनाक लग रही है कि जिसे लगता है कि चुनाव नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी गई है। वो केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम नेताओं के खिलाफ उसी तरह के बीजेपी जो है काम कर रही है। चाहे वो ईडी सीबीआई को भेजना हो, चाहे और किसी को भेजना हो, या उनके खिलाफ कहीं जहर उगलना हो, सांप्रदायिक दंगा कराना हो। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार के गृह जिला में जाकर के दंगा करवाया गया, और अभी जो निकल के आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है कि आरएसएस के और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। आरएसएस का जो वहां का बजरंग दल का जो कन्वेनर है वो तो अरेस्ट किया गया, और भी कई नेता हैं जिनको अरेस्ट किए जाने की बात चल रही है। तो इस लेवल पे राजनीति जो है पहली बार देखी जा रही है, और मुझे लगता है कि कर्नाटक उस तरह की राजनीति पे पटाक्षेप लगाएगा और कर्नाटक वापस कांग्रेस को लेकर के आएगा। और कर्नाटक जो है, जो हिजाब, टीपू सुल्तान, हलाल, इस तरह के पता नहीं कि कितने तरीके की चीजों सारी शुरू की गई वहां, और लगा कि संविधान नाम की चीज वहां है ही नहीं। तो इसलिए जब आप प्रस्तावना में कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर इतने हैं 17% के करीब, उनको टिकट नहीं दिया गया, 14% जी 14%। तो 14% मुस्लिम वोटर हैं, उसके अलावा ईसाई वोटर हैं, फिर भी किसी को नहीं दिया गया टिकट। तो ये तो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं, और हिंदू राष्ट्र में स्त्रियों की क्या हालत होगी वो हम जानते हैं। जब हम जो पूरा का पूरा आजादी के पहले का जो हम अध्याय देखते हैं उसमें देखते हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति रही हमारे समाज में, हिंदू समाज में। और हम देख रहे हैं कि केवल अब तक जितने लिस्ट निकली है उसमें 8 महिलाओं को टिकट दिया गया सर। 4% सीटों में महिलाओं खड़ के बीजेपी ने सर 4% सर अब तक। जी मेरे पास लिस्ट है, उसमें बता रहे थे कि 8 महिलाएं, खैर 4% है तो वो भी शायद वही होगी 224 में से 8 महिलाएं। हाँ 4% ही आता है सर वो। जी बिल्कुल सही है। तो अब बताइए, आधी आबादी कहा जाता है महिलाओं को, और महिलाएं आप आज इतना प्रोग्रेस कर गई हैं। बेंगलोर जो है हाईटेक सिटी माना जाता है, बावजूद इसके वहां जो है महिलाओं की संख्या इतनी कम है। तो जाहिर है कि बीजेपी या आरएसएस जिस तरह का एजेंडा चलाना चाहते हैं दोनों मिलकर के, उसी तरह के रास्ते पे हैं। लेकिन अब जो है इम्तिहान दरअसल मैं मानता हूं कर्नाटक की जनता का है कि कर्नाटक की जनता क्या आगे बढ़ना चाहती है, हाईटेक होना चाहती है, या वही हलाल, वही हिंदू मुसलमान, वही हिजाब, वही नकाब, वही बाकी सारी चीजों में हिंदू मुसलमान में जूझना चाहती है। तो ये कर्नाटक की जनता का इम्तिहान है, कांग्रेस का इम्तिहान तो है ही। मुझे लगता है कांग्रेस को जीतने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जनता को जीतना जरूरी है। जी दिनेश भाई। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं दादा